नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये ताकतें देश को कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन के हाथों बेचने की साजिश कर रही हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियां आम जनता के हित में नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण, महंगाई और बेरोजगारी इसी सोच का नतीजा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और गरीब किसान मजदूर के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करती रहेगी। राहुल ने दावा किया कि भारत किसी एक विचारधारा या कुछ पूंजीपतियों का नहीं बल्कि करोड़ों मेहनतकश लोगों का है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे सच्चाई को समझें और देश को बांटने व बेचने वाली राजनीति के खिलाफ एकजुट हों। यह खबर पंजाब में 3 आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने के बारे में है। पंजाब सरकार ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इनमें अनिंदिता मित्रा को पंजाब का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिससे वह राज्य के चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी। यह बदलाव 3 अफसरों में से 2 महिला अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की ओर भी इशारा करता है। पंजाब केसरी इस प्रशासनिक निर्णय से सरकार के कामकाज में तेजी आने तथा विभागीय कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। अफसरों की तैनाती से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने तथा लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिलने की संभावना है। पंजाब केसरी। चंडीगढ़ की अदालत ने एक चौंकाने वाले मामले में नवजात की मौत छिपाने वाले दंपति को जेल न भेजने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना कि दंपति ने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें कारावास की सजा नहीं दी गई। अदालत के अनुसार नवजात की मौत के पीछे कोई आपराधिक मंशा साबित नहीं हो सकी और यह मामला लापरवाही व सामाजिक दबाव से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी दंपति पहले ही मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा झेल चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल भेजना न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नवजात की मौत को छिपाना गंभीर अपराध है और समाज में ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फैसले के बाद यह मामला कानून, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस का कारण बन गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। एक शैक्षणिक संस्थान में बेल्ट और चप्पलों से छात्रों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जांच के बाद मारपीट में शामिल 2 छात्रों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि अनुशासन भंग करने के आरोप में 24 अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन के अनुसार घटना अनुशासनहीनता और आपसी विवाद से शुरू हुई, जो बाद में हिंसा में बदल गई। मामले का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में दोषी पाए गए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संस्थान प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वहीं छात्रों और अभिभावकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। बिहार की राजनीति में उस वक्त दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अचानक एक महिला नेता को ढूंढने लगे। नाम पुकारते पुकारते नीतीश कुमार ने अचानक अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया, जिससे मंच पर मौजूद नेता और नीचे बैठी भीड़ हैरान रह गई। दरअसल सीएम नीतीश को मंच पर मौजूद महिला नेता से कुछ कहना था, लेकिन वह नजर नहीं आई। इसी दौरान उन्होंने कहा, "Where is she? Please find her quickly" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने बाद में महिला नेता को ढूंढकर मंच तक पहुंचाया। सीएम का यह अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर तंज कसा, जबकि समर्थकों ने इसे नीतीश कुमार की सहज और बेबाक शैली बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम चर्चा में रहा, जिन्होंने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी और उनके अनुभव की सराहना की। नितिन नबीन ने कहा कि यदि पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपती है तो वे संगठन को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा अनुशासन, संगठन और विचारधारा की पार्टी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के बाद औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। नितिन नबीन के नामांकन को संगठन में एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से नाराज ट्रंप ने कथित तौर पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसका कुछ हिस्सा लीक होने का दावा किया जा रहा है।
लीक अंश के मुताबिक ट्रंप ने लिखा, अगर मुझे नोबेल नहीं दिया गया तो दुनिया में शांति बनाए रखना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पत्र में ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में अहम भूमिका निभाई, इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। चिट्ठी सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी नेता इसे ट्रंप की अहंकारी सोच बता रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह उनकी नाराजगी का प्रतीक मात्र है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अब तक इस पत्र की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर कर दी है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ हो गया है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें नहीं थीं, लेकिन लंबे समय तक पानी और कीचड़ में फंसे रहने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे सांस रुक गई। बताया जा रहा है कि युवराज की कार बारिश के बाद पानी से भरे गड्ढे में फंस गई थी। वह काफी देर तक मदद के लिए फोन करता रहा, लेकिन समय पर रेस्क्यू नहीं पहुंचा। मौके पर न तो बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। रेस्क्यू में हुई देरी और प्रशासनिक लापरवाही ने एक होनहार युवक की जान ले ली। यह हादसा सवाल खड़े करता है कि आखिर कब जागेगा सिस्टम और कब सुरक्षित होंगी शहर की सड़कें। आमतौर पर पूरी दुनिया में ट्रैफिक सिग्नल लाल, पीला और हरा ही होते हैं, लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां नीली ट्रैफिक लाइट देखना बिल्कुल सामान्य बात है। दरअसल इसका कारण तकनीकी नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़ा है। जापानी भाषा में पहले हरे रंग के लिए अलग शब्द नहीं था। हरे और नीले दोनों रंगों को एक ही शब्द आओ एओ से व्यक्त किया जाता था, जिसका मतलब नीला होता है। बाद में भले ही हरे रंग के लिए मिदोरी शब्द प्रचलन में आया, लेकिन ट्रैफिक लाइट के लिए परंपरागत रूप से आओ शब्द ही चलता रहा। इसी वजह से जापान में ट्रैफिक सिग्नल का हरा रंग भी देखने में हल्का नीलापन लिए होता है, ताकि वह आओ यानी नीले की श्रेणी में आए। यही कारण है कि जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां नीली ट्रैफिक लाइट का नियम अपनाया गया है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर और मूर्तियों के टूटने के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती हैं। आस्था और विरासत को नुकसान पहुंचाकर विकास नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट और आसपास के क्षेत्रों में बिना संवेदनशीलता के कार्रवाई की जा रही है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अखिलेश यादव ने मांग की कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और जिन धार्मिक स्थलों व मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। वहीं योगी सरकार का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण जनहित में किया जा रहा है और किसी भी धार्मिक स्थल को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रशासन के अनुसार नियमों के तहत ही कार्रवाई हुई है। आज के समाचार समाप्त हुए, मिलते हैं अगली खबर में।